सो हेलो गाइस, अ वेरी वेलकम टू यूट्यूब चैनल साइंस 2.0। तो आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से लेक्चर में, जो कि है बिहेवियर ऑफ गैसेस, लेक्चर नंबर 4। इसके पहले हम लोगों ने बोयल्स लॉ कंप्लीट हुआ है ना। इसके पहले हम लोग का बोयल्स लॉ के कुछ हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स हुआ है ना। कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने करवाया आप लोगों को। और अब हम लोग आ गए हैं लेक्चर नंबर 4, चार्ल्स लॉ करेंगे हम लोग इस लेक्चर। अब जो लेक्चर्स आएंगे ना थोड़ी जल्दी आएंगे, क्योंकि अब एक पेस हम लोग बिल्डअप करेंगे। क्योंकि अब इसके पहले क्या था ना, थोड़ा नया कंटेंट था, तो धीमे धीमे आदत बना रहे थे ना। अब पेस में वीडियोस आएंगे तो जल्दी कंप्लीट होगा, क्योंकि नवंबर में हम लोग का प्लान है कि नवंबर के बाद हम लोग प्रैक्टिस सेशंस लगाना शुरू कर देंगे, है ना। इसके बीच आपका डीपीपी जो है, आज भी एक डीपीपी मिलेगा और डीपीपी ये 2 होगा, और इसके पहले एक डीपीपी 1 जो कि लेक्चर नंबर आई थिंक 2 या 3 में होगा, उसका एक कंबाइंड सॉल्यूशन इसके बाद वाले वीडियो में मैं दूंगा, है ना। तो आज शुरू करते हैं विद फुल जोश बिहेवियर ऑफ गैस, लेक्चर नंबर 4। पेन कॉपी निकाल के नोट करिए चार्ल्स लॉ, जोर से बोलिए चार्ल्स लॉ। इसके पहले चार्ल्स लॉ के पहले एक कन्वर्जन हम लोग याद रखते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस को हम लोग, जैसे सेल्सियस होना, जैसे मान लो, पहले तो ये समझो, जैसे मान लो मैंने कह दिया 1 डिग्री सेल्सियस, तो इसको कन्वर्ट करना है केल्विन में। केल्विन क्या है किसी को नहीं पता, तो केल्विन एक स्केल है। जैसे सेल्सियस स्केल होता है, जैसे कि है ना, ये स्केल होता है, ठीक है। ये मतलब स्केल तो अच्छा बना नहीं है, मगर सेल्सियस स्केल कुछ ऐसा होता है जिसमें 100 डिवीजन होता है। ये केल्विन स्केल होता है, ठीक है, जिसका लोअर पॉइंट, जैसे कि इसका 0 डिग्री सेल्सियस है ना, तो इसका 273 केल्विन होता है लोएस्ट, और ये जाता है 373, इसका हाईएस्ट होता है। और इसका 100 डिग्री सेल्सियस, दोनों में 100 डिविजन होता है, ठीक है। एक बार फिर से समझेंगे हम लोग, है ना। कहां गया वो फ़ारेनहाइट को भी मैं समझा ही देता हूं। देखो, ये नोट नहीं करना है आपको, बस एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, है ना। ये है डिग्री सेल्सियस स्केल, ये है डिग्री केल्विन स्केल, और ये है डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है। डिग्री सेल्सियस स्केल बना देते हैं ना, थोड़ा सा डायग्राम का फील आएगा ना, तो आपको भी अच्छा लगेगा, हम लोग को भी अच्छा लगेगा, है ना। हम लोग को मतलब हमको अच्छा लगेगा, है ना। चलो, तो ये है सेल्सियस, ये है केल्विन, ठीक है। और यहाँ कुछ ऐसे बना दो ना, थोड़ा डिफरेंशिएटर रहेगा सब, है ना। ये केल्विन, इसका जो लोअर मिड पॉइंट है यानी फ्रीजिंग पॉइंट है वो है 0 डिग्री सेल्सियस। इसका फ्रीजिंग पॉइंट है 273 केल्विन। इसका लोएस्ट टेम्परेचर है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, हम लोग लोएस्ट टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर को मानकर चलते हैं। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पे ना पानी आइस हो जाता है, यहाँ पे 273 हम लोग बोलेंगे उसी टेम्परेचर को, और इस पे हम लोग बोलेंगे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और इसका जो पीक होता है यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, यानी बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ये होता है 373 केल्विन, और ये होता है 312, ठीक है, 212, है ना। 180 का डिवीजन होता है, एक बार देख लेते हैं ना। 212 और 32, 0 और 2, हाँ 180, 212, ठीक है। समझाता हूँ, ये मैंने 212, ठीक है। इसमें कुल होता है 100 डिविजन्स, इसमें होते हैं भी 100 डिवीजन। देखो, आप ऊपर से नीचे माइनस करो ना, तो 100 डिवीजन होते हैं। ये जैसे 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस, ऐसे पॉइंट होते हैं, है ना। वैसे करके 100, यहाँ पे भी 100, और यहाँ पे 180 डिवीजन होते हैं, डिविजन्स, ठीक है, ये होता है। अब बात करते हैं कि जैसे आप लोगों को टेम्परेचर दिया हुआ है सेल्सियस में, तो केल्विन में कैसे जाएगा, फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब टेम्परेचर सेल्सियस में दिया हुआ है, जैसे मान लो लिखा हुआ है T डिग्री सेल्सियस, और ये बात मन में रख लो कि जब भी बोयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ या फिर ऐसा बिहेवियर का सवाल करना है, तो टेम्परेचर को केल्विन में रखकर करना है। तो इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं 273 प्लस T केल्विन पे, ठीक है। और अगर इसको कन्वर्ट करना हुआ फ़ारेनहाइट में, तो C/5 इक्वल्स टू F - 32/9, ठीक है।
ये होता है डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का प्रोसेस मेथड, ठीक है। इसको हम लोग देखेंगे एग्जांपल भी, है ना। तो ये आप लोगों को कुछ बेसिक कन्वर्जन्स आनी चाहिए, है ना। तो अब हम लोग आते हैं कि जो फॉर्मूला आपको नोट कर लेना है ना, ये नहीं नोट करना है, ये पूछेगा भी नहीं, मगर ये तो फॉर्मूला आपको आना चाहिए, है ना। तो रब करते हैं और थोड़ा फॉर्मूला एक बार बता देते हैं ना कैसे इस्तेमाल होता है। जैसे आपको मैं टेम्परेचर दे रहा हूं, मान लो कुछ भी 180 डिग्री सेल्सियस, इसे फ़ारेनहाइट में बताओ कितना होगा और केल्विन में। सबसे पहले केल्विन में जाएंगे हम लोग, तो 180 है तो 180 प्लस 273 जो होगा आंसर वो होगा केल्विन में, ठीक है। आंसर आप कैलकुलेट करना। अब आप निकालना है C/5 इक्वल्स टू F माइनस 32/9। हमें C पता है, C दिया हुआ 180/5 इक्वल्स टू F माइनस 32/9। अब आपको यहाँ पे बस सॉल्व कर देना है ना, ये इक्वेशन सॉल्व कर दोगे तो आपका आंसर कुछ नहीं, बेसिक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो आप लोग बचपन से करते आ रहे हो, है ना। 5 से काट देना इसे, 5 3 15 और 3 36, ठीक है। तो 36 इंटू 9, 36 इंटू 9 कर लो आप, है ना। 36 इंटू 9 प्लस 32, ये होगा आपका आंसर, ठीक है। ये कर लेना मल्टीप्लिकेशन और ऐड, इतना तो आना ही चाहिए ना। तो यही एक और कर लेते हैं ना, उल्टा मतलब। जैसे अगर आपको फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, फ़ारेनहाइट दिया हुआ है मान लो 7 डिग्री फ़ारेनहाइट, सपोज करो आपको बोला सेल्सियस में जाने, तो आप क्या करोगे, C/5 इक्वल्स टू F की जगह आप क्या लिखोगे इस बार 7 माइनस 32/9 इक्वल्स टू, अब आप इसे कैलकुलेट कर लोगे, है ना। एक मिनट, 7 डिग्री सेल्सियस तो हो ही नहीं सकता, अब 7 डिग्री सेल्सियस बता क्यों, 7 डिग्री फ़ारेनहाइट सर, लोएस्ट पॉइंट तो उसका 32 है, तो 32 से आप एक्सीड करो, आप इसे मानो 32 ही ले लेते हैं, ठीक है। तो C/5 इक्वल्स टू F माइनस 32/9, आप यहाँ रखोगे 32 से 32 कट जाएगा, 0 हो जाएगा, C इक्वल्स टू 0 डिग्री सेल्सियस। C आ गया 0 डिग्री सेल्सियस, तो यहां से आप चल जाओगे केल्विन, जो कि आएगा 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 केल्विन, तो केल्विन में आएगा 273 केल्विन, ठीक है। तो इतना आपको आना चाहिए, बेसिक फॉर्मूला था और कुछ नहीं। अब हम लोग आते हैं चार्ल्स लॉ पे। ये पता है, ये लेक्चर के ना पहले भी बताया जा सकता था, मगर चार्ल्स लॉ में याद आ जा रहा है क्योंकि बोयल्स लॉ में इसका काम है नहीं। चार्ल्स लॉ में मेन काम है क्योंकि बोयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट करके हम लोग डील करते हैं। चार्ल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा नहीं, चार्ल्स लॉ में कांस्टेंट रहता है आपका प्रेशर, मास, नेचर ऑफ द गैस। चलो अब देखते हैं, हम लोग हेडिंग डालते हैं चार्ल्स लॉ, ठीक है। और अब लिखना शुरू करते हैं कि चार्ल्स लॉ होता क्या है। तो लिखते हैं भाई, द वॉल्यूम ऑफ a fixed a given mass of a gas, given mass of a gas at constant pressure is increased or decreased by 1/273 times of its volume at 0 degree Celsius for every rise or fall of 1 degree Celsius temperature, ठीक है। टेम्परेचर का शॉर्ट फॉर्म समझ तो आया होगा नहीं, है ना। डेफिनेशन पहले नोट करो, फिर फटाफट बताते हैं कि मतलब क्या है इसका। तो हम लोग समझते हैं कि चार्ल्स लॉ, डेफिनेशन तो लिख गया है ना, अब समझेंगे भाई डेफिनेशन कहता क्या है। तो धीरे धीरे पढ़ेंगे और डिकोड करते जाएंगे कि भाई लिखा क्या है। The volume of a given mass of a gas at constant pressure is increased or decreased by 1/273 times of its volume for
at 0 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी राइज और फॉल ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ये कह रहा है कि द वॉल्यूम जो है गिवन मास ऑफ अ गैस, यानी फिक्स मास ऑफ अ गैस का जो वॉल्यूम है एक कांस्टेंट प्रेशर पे इंक्रीज बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है 1/273 पार्ट ऑफ इट्स वॉल्यूम। जैसे V0/273 हो गई है, समझ में आया होगा। जैसे 1/273 कहा मैंने 1 डिग्री सेल्सियस राइज के लिए, तो इतना टाइम्स ऑफ इट्स वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम कितना है V0, इतना टाइम्स ऑफ इट्स वॉल्यूम ये इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है फॉर एवरी राइज और फॉल ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस। नहीं समझ में आएगा? नहीं आना चाहिए। आप समझते हैं, थोड़ा थोड़ा समझना आपको शुरू होगा, क्योंकि यार थोड़ा बेसिक मतलब आया दिमाग में। अब हम लोग एक्सप्रेशन लिखो पहले, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, और समझते चलते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। सबसे पहले मान लो कि इनिशियल वॉल्यूम था मेरे पास V0। अब मैं आपसे बोला कि मान लो 2 डिग्री सेल्सियस मैंने बढ़ाया टेम्परेचर, ठीक है। तो अब इसका वॉल्यूम जो है वो देखो V0 हो गई है 273 का, है ना, इतना टाइम्स ऑफ इट्स वॉल्यूम, और टेम्परेचर मैंने 2 डिग्री बढ़ाया तो इंटू 2, ठीक है। और ये हो गया इतना का इंक्रीज हुआ वॉल्यूम है, ठीक है। तो फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा V0 प्लस इतना। जैसे मान लो कि आपके पास 5 चॉकलेट्स थे, ठीक है। अब मैंने आपको बोला कि इसमें आपको मैंने और 10 चॉकलेट दे दिया, ठीक है। 10 चॉकलेट मैंने दे दिया, तो अब बताओ आपके पास कितना चॉकलेट्स होगा? 15। वही काम यहां है, पहला का V0 था, अब 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के बाद इतना का चेंज हुआ है, ठीक है। इतना का चेंज होने के बाद ये प्लस V0 हुआ है ना, यानी पहले का चॉकलेट प्लस अभी का चॉकलेट प्लस होकर फाइनल वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है। ये देखो कैसे है, 1/273 टाइम्स ऑफ इट्स वॉल्यूम, इतना का वॉल्यूम फॉर एवरी राइज और फॉल ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री का राइज फॉल से, यहां पे 2 डिग्री का राइज फॉल है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हम लोग। अब इसका आते हैं बेसिक मैथमेटिकल, जो आप लोग को वहां पे लिखना होगा, है ना, एग्जाम हॉल में। सबसे पहले चार्ल्स लॉ पूछेगा तो चार्ल्स लॉ का डेफिनेशन लिखना, फिर आना ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पे। सबसे पहले मान लो V0 है वॉल्यूम, इनिशियल लिख देना यहां पे, इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है। फिर आप लिखना कि मान लो T डिग्री सेल्सियस का राइज हुआ है, ठीक है। T डिग्री सेल्सियस का राइज है टेम्परेचर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, V0 1/273 हो गया, ये इतना टाइम हमको करना ही है। T डिग्री सेल्सियस के लिए बढ़ा है तो T से मल्टीप्लाई किए, और अब हो गया ये फाइनल वॉल्यूम V0 से, क्योंकि पहले इतना था, पहले इतना चॉकलेट फिर इतना चॉकलेट, तो दोनों मिलाकर मेरे पास फाइनल चॉकलेट कितना है, इतना चॉकलेट। तो ये हो गया वॉल्यूम फाइनल, फाइनल वॉल्यूम इनिशियल होगा, ऐसे वॉल्यूम फाइनल या फाइनल वॉल्यूम कर लो आप, है ना। तो ये हो गया आपका चार्ल्स लॉ का बेसिक मैथमेटिकल फॉर्म। चार्ल्स लॉ में क्वेश्चन आए तो आपको ये इतना करना होगा, है ना। चार्ल्स लॉ का एक और डेफिनेशन है, वो है चार्ल्स लॉ एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर। देखो अगर एग्जाम हॉल में आए कि भाई सिर्फ चार्ल्स लॉ बताओ हमको, तो आपको चार्ल्स लॉ का ये डेफिनेशन, वो डेफिनेशन जो दूसरा आने वाला है, और दोनों का मैथमेटिकल फॉर्म आपको करना होगा। मगर चार्ल्स लॉ एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोले तो वो डेफिनेशन करना है। चार्ल्स लॉ अगर आप बोले ना तो ये डेफिनेशन करोगे तो आप मतलब मोर देन सफिशिएंट है आपके पास, है ना। तो चार्ल्स लॉ का ये और ये। अब चार्ल्स लॉ का हम लोग दूसरा डेफिनेशन देखेंगे जिसमें आपको ग्राफ से डील करना होगा, इसी में देखेंगे। अभी देखते हैं हम, तो रब करते हैं, नोट कर लेना इसे। तो अब आते हैं उसके हम लोग अगले डेफिनेशन पे, है ना। तो हम गिवन मास ऑफ का कांस्टेंट टेंपरेचर यहां से रब करते हैं, क्योंकि चार्ल्स लॉ एब्सोल्यूट टेम्परेचर के लिए हो या किसी के लिए भी हो, रहना तो कांस्टेंट सेम ही है, ठीक है। चलो लिख लो वॉल्यूम, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज डायरेक्टली proportional to its temperature।
अच्छा, बॉयल्स लॉ में क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, समझाते डेफिनेशन, इसका भी डेफिनेशन मतलब समझाएंगे। पहले यहाँ लिख दो कांस्टेंट टर्म्स, कांस्टेंट टर्म्स, जैसे कि हम लोगों ने वहां पे बॉयल्स लॉ में बनाया था, है ना, हेडिंग अलग सा। पहला है नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस सभी में कांस्टेंट होता है। ठीक है, दूसरा देखो कांस्टेंट प्रेशर, तीसरा गिवन मास ऑफ अ गैस, यानी मास, कुछ गिवन आपको मास है यानी फिक्स्ड मास आपको दिया हुआ है ना, ये हो गया कांस्टेंट्स। अब देखो बोल रहा है कि जो V है, वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है। इसका मतलब हम लोगों ने लेक्चर नंबर 2 में देखा था, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जिसका वीक है, जो इस लेक्चर को डायरेक्ट देख रहे हैं वो जाकर लेक्चर नंबर 2 देखे, वहां पे वेरिएशंस में आपको कुछ बताया था मैं, वेरिएशंस के बारे में, है ना। यानी V बढ़ाओगे तो T बढ़ेगा, है ना, और V घटाओगे तो T घटेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब ये होता है ना। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्म, मैथमेटिकल फॉर्म लिखेंगे, जैसे V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, V इक्वल्स टू KT, वेयर K इज प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी, प्रोपोर्शनैलिटी, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है, लिख लेना प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अब V बाई T इक्वल्स टू K, कांस्टेंट को एक तरफ, वेरिएबल को एक तरफ। तो अब आपको यहां से मैथमेटिकल टर्म लिखना है, V1 बाई T1 इक्वल्स टू V2 बाई T2 इक्वल्स टू करते करते Vn बाई Tn। इसका भी मतलब कि ये एक्सप्रेशन कैसे आया, मैं बोल्स लॉ में आपको समझा चुका हूं कि कंडीशन पे चेंज होता है। अगर आप लेक्चर नंबर 2 देखे हो तो आप ये समझ जाओगे, है ना, कि कैसे मैं ये बोल पाया, इस मतलब इस फॉर्म से ये फॉर्म कैसे आया, है ना। चलो अब आते हैं ग्राफ्स में। एक बार ना ये डिस्कस कर ही लेते हैं, क्योंकि बहुत जन को नहीं पता चलेगा, अगली बार से डिस्कस नहीं करेंगे, है ना। ये क्वेश्चन आया कहां से, करते हैं Vn बाई Tn, है ना। जैसे मान लो कि कंडीशन है में मैंने आपको दिया है वॉल्यूम इक्वल्स V1 इक्वल्स टू 5, अभी यूनिट लिख रहा है क्योंकि यूनिट में आप कंफ्यूज होते हैं। यहां लिख रहा हूं मैं, यहां लिखो ना 25, यहाँ कुछ ऐसा करना जो अच्छा हो। हाँ 10 लिखो, नहीं फिर गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा हाँ 10 लिख दो, 10 लिख दो और यहाँ पे 2 लिखो। और दूसरा कंडीशन पे क्या हुआ है, मतलब सेम गैस था, पहला कंडीशन हम लोगों ने कुछ ऐसा बनाया कि 10 और 2 रहा, और दूसरे कंडीशन में मैंने कुछ ऐसा बना दिया कि 100 और T2 जो है वो 200 हो गया, 20 हो गया। ठीक है, तो अब देखो इसको आप V1 बाई T1 करोगे तो 10 बाई 2, इसको आप V2 बाई T2 करोगे तो 100 बाई 220, काट करोगे 5, काट करोगे 5, यानी ये दोनों सेम आया, यानी V1 बाई T1 इक्वल्स टू V2 बाई T2 इक्वल्स टू करते करते Vn बाई Tn इक्वल्स टू एक कांस्टेंट बराबर आ रहा है। ठीक है, आप इसको अगर डिवाइड करते जाओगे तो कांस्टेंट बराबर आएगा, यहां पे ना K होगा। ठीक है, तो ये था बेसिक नॉलेज, है ना। ये उतना आसानी से समझ में आएगा जब आप लेक्चर नंबर 2 देखे होगा, है ना, क्योंकि अभी पूरा दोबारा से एक्सप्लेनेशन नहीं किया जा सकता इन डेप्थ, है ना, क्योंकि लेक्चर नंबर 2 पे हम लोगों ने टाइम किस लिए दिया था, वेरिएशंस पे और इन चीजों पे, ताकि अब आपका बेस बिल्डअप हो सके और आप मतलब बार बार एक ही चीज ना पढ़ाना पड़े, है ना। अब आते हैं चार्ज लॉ के ग्राफ पे। तो पहला ग्राफ होता है V वर्सेस T का, ठीक है, V वर्सेस T का ही ग्राफ होता है ना। तो लोग ग्राफ को देखते हैं, V वर्सेस T का ग्राफ, केल्विन टेम्परेचर याद रखना, इसका 2 ग्राफ होता है VT का, है ना। तो ये ग्राफ कुछ आएगा ऐसा, ठीक है, एक ही ड्रॉ करता है, 2 कराएंगे जब दोनों मिक्स पढ़ा दूंगा मैं, है ना। जब ये होता है, ठीक है, इसको आप एक्स्ट्रापोलेट करोगे ना पीछे की तरफ, तो ये ओरिजिन से आता हुआ मिलेगा। तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, नेचर का ग्राफ का नेचर है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। स्ट्रेट लाइन सिर्फ मत लिखना,
क्योंकि स्ट्रेट लाइन तो ये भी हो जाएगा, है ना, ये हो गया स्ट्रेट लाइन, पासिंग विद ओरिजिन इतना जरूरी है। एक और ग्राफ है जो कि है 0 डिग्री सेल्सियस के साथ, टेम्परेचर यहाँ पे है और V यहाँ पे है, और यहाँ पे क्या है सेल्सियस पे है, ठीक है, ये केल्विन पे, ये सेल्सियस पे। देखो अच्छा, डायरेक्टली प्रोसेसर ना ग्राफ ऐसे ही होता है, क्योंकि V जैसे से बढ़ाओगे T वैसे वैसे बढ़ेगा, ठीक है ना। ये भी लेक्चर नंबर 2 पे मैंने डिस्कस किया था कि ग्राफ कैसा होता है ना। चलो, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, यहाँ टच करता है 273 डिग्री सेल्सियस, -270, यहाँ पे 0 का, यहाँ पे 0 है ना, इसके पहले नेगेटिव, इससे पहले पॉजिटिव, ये तो आप लोगों ने पढ़ाई होगा मैथ्स में, है ना। यहाँ पे एक्स्ट्रापोलेट करना पड़ता है। अच्छा, ये एक्स्ट्रापोलेशन का मतलब क्या होता है पता है? -273 तक जाते जाते ना, एक अजम्पशन है कि -273 तक डिग्री सेल्सियस तक कोई गैस पहुंच गया हो, क्योंकि वहां पे जाके हो जाता है 0 केल्विन, है ना। और मतलब इस टेम्परेचर को रीच करते करते क्या होता है, देखो इस टेम्परेचर को अगर आप पूरा रीच कर जाओगे तो वॉल्यूम जो है वो 0 हो जाएगा। और किसी भी गैस का वॉल्यूम 0 मतलब क्या फालतू बात है ना, किसी भी गैस का वॉल्यूम 0 कैसे हो सकता है ना। तो ये दोनों बेसिक ग्राफ्स हैं आपके टिप पे होने चाहिए ग्राफ। तो अब होता है चार्ल्स लॉ खत्म। तो अब चार्ल्स लॉ यहीं पे खत्म होता है। इसके बाद आपको एक डिस्क्रिप्शन में डीपीपी मिल रहा होगा। डीपीपी मतलब होता है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, जिसको हम लोग लेक्चर के एंड में, लेक्चर के खत्म हो जाने के बाद आप लोगों को सॉल्व करना होता है, जो कि डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा डीपीपी बोलकर, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो जाकर क्लिक करना, एक पीडीएफ खुलेगा, 5-6 सवाल होंगे उसमें चार्ल्स लॉ पे बेस्ड, उसे सॉल्व कर लेना। जो जो नहीं होंगे वो मैं अगला जो सेशन होगा हमारा वो डीपीपी 1 और डीपीपी 2 दोनों का कंबाइंड सोल्यूशन मैं उसमें करवाऊंगा आप लोगों को, है ना। तो उसे आप तैयार कर लेना। हालांकि चार्ल्स लॉ का क्वेश्चन मैं अभी यहाँ पे नहीं करवाया हूँ, क्योंकि थोड़ा आपका भी तो दिमाग पता चले ना, है ना, कि मतलब सब सीखने के बाद अगर डायरेक्ट सवाल को अप्रोच करना हुआ बिना देखे हुए कि कैसे अप्रोच किया जाता है, तो आपके पास कैसा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजीज है ना। तो आज का जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4 यहीं पे एंड करते हैं। अगला जो होगा वो होगा हमारा डीपीपी सेशन। अगर जो बच्चे डीपीपी 1 नहीं लगाए हैं, जाओ, टाइम है, उसे भी सॉल्व करो, और ये डीपीपी 2 इसे भी सॉल्व करो, और अगले सेशन में मिलेंगे विद फुल ऑन जोश। तो तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।